क्या बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है? क्यों बांग्लादेश में नई मांगों को लेकर सड़कों पर फिर उतरे छात्र? बांग्लादेश के बांग्लास्तान बनने से क्या होगा भारत पर असर? यह सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में पिछली सरकार की तख्तापलट के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग भी अब खुलकर सबके सामने आ गई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। क्या बांग्लादेश बनेगा अब बांग्लास्तान? कौन बांग्लादेश को बनाना चाहता है इस्लामिक देश? किसके कहने पर हो रहा फिर से प्रदर्शन? क्या है नई मांगे जो सड़कों पर उतरे छात्र? बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के जमाते इस्लामी ने इस्लामिक बांग्लादेश बनाने की साजिश रची है। बांग्ला दैनिक वर्तमान ने बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के प्लान के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने इस्लामिक बांग्लास्तान का नया नक्शा जारी किया है। प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक बांग्लास्तान में पूरा पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्से, उत्तरी बिहार, नेपाल के कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस्लामी बांग्लास्तान बनाने के लिए ही बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को कट्टर राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और भारत विरोधी तबके ने हाईजैक कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप ही बांग्लादेश में आगजनी, लूटपाट और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जैसी अराजकता देखने को मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हालात 5 अगस्त को शेख हसीना के पतन के बाद और भी गंभीर रूप में विकसित हुई है और जैसे ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, कट्टरपंथियों ने अपने दांत और पंजे निकाल लिए हैं। इस्लामिक बांग्लास्तान बनाने का बना प्लान। सोशल मीडिया पर जमात और हिफाजत इस्लाम के समर्थकों ने मांग की है कि इस बारगजवातुल हिंद गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध के बाद इस्लामिक बांग्लास्तान हासिल करना होगा। प्रस्तावित बांग्लास्तान में पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड का एक बड़ा हिस्सा, बिहार में किशनगंज, कटिहार, नेपाल में झापा, म्यांमार में रखाइन और अराकान क्षेत्र, अंडमान के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर भारत में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस्लामिक संगठन ने इस वांछित क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए एक और मुक्ति युद्ध का आह्वान किया है। कहा गया है कि प्रस्तावित बांग्लास्तान की आधिकारिक भाषाएं अरबी और उर्दू होगी। ढाका के साथ ही बांग्लादेश के विभिन्न बड़े शहरों में पहले से ही सड़कों के किनारे दीवारों और संस्थानों को अरबी अक्षरों से लिखा गया है। अब भारत के खिलाफ सीधी लड़ाई होगी। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने रची साजिश। रिपोर्ट में खुफिया विभाग की जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हरकत उल जिहाद इस्लामी हुजी, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB, हिफ्ज़ इस्लाम और जमात पंथी कभी ग्रेटर बांग्लादेश, कभी मुगलिस्तान तो कभी मुस्लिमाबाद की मांग करते रहे हैं। इसका नया वर्जन बांग्लास्तान है। खुफिया अधिकारियों का कहना है कि लगता है कि इस नई मांग को उठाने में इन संगठनों के बीच कनेक्शन का खुलासा हो गया है। खुफिया विभाग के हवाले से कहा गया है कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर बांग्लादेशियों के एक वर्ग की सक्रियता चरम पर है। उसके साथ पाकिस्तान के पेशावर, कराची, लाहौर और क्रेटा के कुछ कट्टर भारत विरोधी ब्लॉगर्स भी शामिल हैं। यहां तक कि JMB और हुजी जैसे उग्रवादियों ने भी इसके लिए सिग्नेचर किए हैं। कुछ ऐसे हैं जो 2 दिन पहले ही बांग्लादेश की जेल से भागे हैं। खुफिया अधिकारियों का कहना है कि संगठन की परवाह किए बिना ऐसे अधिकांश कट्टर नेटिजन्स देश के लिए एक नए नाम और एक नए राष्ट्रगान के पक्ष में हैं। वह इस बारे में सवाल भी पूछ रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम आजादी को नकार रहे हैं। इस लिस्ट में कई प्रोफेसर, शिक्षक, प्रौद्योगिकी और NRI बांग्लादेशी शामिल हैं, जिन्होंने हसीना के कार्यकाल के दौरान प्रगतिशील की पहचान के साथ विदेश यात्रा की। देश के नए नाम को लेकर जोरदार बहस चल रही है। बांग्लास्तान या पूर्वी पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक 91% ने इस्लामिक बांग्लास्तान के नाम पर सहमति जताई है। बांग्लादेश में नई मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। एक तरफ बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने की साजिश का खुलासा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और अंतरिम सरकार बनने के बाद अब नई मांग को लेकर प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई है। 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक दिवस पर हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उनकी मांग थी कि पूर्व PM शेख हसीना को वापस देश लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए।
तो दूसरी ओर शोक दिवस का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब बांग्लादेश का नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें उसकी पहचान बंग बंधु से नहीं बल्कि इस्लामी आधार पर होगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 15 अगस्त को शहीद मीनार पर अलग अलग छात्र गुटों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन किए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व सरकार में रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, शेख हसीना को देश वापस लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना ने गोली चलवाई थी। इस घटना के सभी जिम्मेदारों पर एक्शन होना चाहिए। नया इतिहास लिखने की जरूरत। प्रदर्शन में आए जमाते इस्लामी संगठन से जुड़े छात्रों ने कहा कि बांग्लादेश का इतिहास आज से लिखा जाएगा, जिसमें उसकी पहचान बंग बंधु से नहीं होगी। अब बांग्लादेश की पहचान इस्लामी आधार पर होगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के घर के बाहर घेराव भी किया, जगह जगह हिंसा की, आवामी कार्यकर्ताओं को पीटा। शोक दिवस पर पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। बांग्लादेश के धान मंडी इलाके में हिंसा हुई, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया और लोगों के साथ मारपीट की गई। जानकारी के लिए बता दें कि धान मंडी इलाके में ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का घर भी है। बता दें कि 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक दिवस मनाया जाता है। इस दिन बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। बीएनपी और जमात कार्यकर्ताओं ने कहा कि शोक दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं है। लोगों को रोकने के लिए भारी संख्या में लोग शेख हसीना के घर के बाहर मौजूद रहे। नई सरकार ने लगाई है रोक। धान मंडी इलाके में हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इस इलाके में जाने और कवरेज से रोका गया। बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार ने शोक दिवस मनाने पर रोक लगा दी। कई पार्टियों ने अंतरिम सरकार से आग्रह किया था कि 15 अगस्त को अब राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाए। यह मांग करने वालों में बीएनपी, जमात अमर बांग्लादेश पार्टी सहित गण अधिकार परिषद, बांग्लादेश जातीय पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जैसी पार्टियां शामिल थी। बांग्लादेश में 15 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी वजह है कि 1975 में इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। वह बांग्लादेश के संस्थापक थे। 15 अगस्त 1975 को सेना के अधिकारियों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। तब से बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। मजहबी कट्टरपंथियों पर स्ट्राइक से दुखी हुई कांग्रेस। एक तरफ तो बांग्लादेश में नई मांगों को लेकर फिर से हिंसा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार ने बिजली निर्यात नियमों में संशोधन को लेकर एक फैसला लिया है। ताजा आदेश में कहा गया है कि अडानी पावर का एक कोयला आधारित पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, वो अब भारत को भी बिजली बेचेगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने यह फैसला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच इसलिए लिया ताकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा संभव है कि यह फैसला कंपनी को बांग्लादेश में चल रहे हालातों के कारण पैदा होने वाले जोखिम से बचाने के लिए लिया गया हो। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश को इसमें भी समस्या है। उन्होंने इस फैसले की बाबत सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को जारी बिजली मंत्रालय के एक मेमो में विशेष रूप से पड़ोसी देश को बिजली की आपूर्ति करने वाले जनरेटर बिजली कंपनियों को नियंत्रित करने वाले 2018 के दिशा निर्देशों में संशोधन की बात कही गई। इसमें कहा गया था कि अगर पावर स्टेशन कंपनियां पूरी बिजली नहीं बेच पा रही हैं या फिर पावर प्रेजेंट एग्रीमेंट के तहत उन्हें भुगतान में देरी हो रही है, तो भारत सरकार ऐसे पावर जनरेटिंग स्टेशन को भारतीय ग्रिड के साथ जोड़ने की इजाजत दी जाएगी, जिसमें देश की सीमाओं के भीतर बिजली बेच सके। वर्तमान में भारत में ऐसा केवल एक संयंत्र है जो पड़ोसी देश को अपनी 100% बिजली निर्यात करने के अनुबंध के तहत है। यह झारखंड में मौजूद अडानी पावर का 1600 मेगावाट का गोडा संयंत्र है। गोडा में मौजूद पावर प्लांट से अडानी पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश को 800 मेगावाट बिजली बेच रही है, जिसके लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 2017 में करार हुआ था। उस समय भी इस एग्रीमेंट पर काफी सवाल उठाए गए थे और अब जब इसे लेकर संशोधन हुए हैं तो भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस आदेश के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है। यह एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई है और यह बहुत ही विवादास्पद है। अब कंपनी को वह बिजली भारत में ही बेचने की अनुमति मिल गई है। अडानी को पहले कोयले के आयात पर मुनाफा मिल ही रहा था, अब भारत के लोगों को ये बिजली बेचने पर उन्हें और भी मुनाफा मिलेगा।
मोदी है तो मुमकिन है। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अगर बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश की गई तो आने वाले वक्त में इसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिल सकता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।